नहीं कि रवीश कुमार को हटाने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का हाथ है। हटाने के पीछे यानी इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के पीछे। लेकिन जो तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो ये एक व्यावसायिक घटना है, और ऐसी घटनाएं इस देश में बहुत हुई है। जिस कंपनी ने से लोन लिया था एनडीटीवी ने, उस कंपनी का अधिग्रहण उसने कर लिया। उसके सारे शेयर अडानी के पास आ गए। तब अडानी के पास जब 29% शेयर आए तो उसने ओपन मार्केट से भी और व्यवस्था करके और धीरे धीरे अपने शेयर बढ़ा लिए। और कंपनी को यह कब कारपोरेट राजनीति है लेकिन इस कारपोरेट राजनीति में हमारा नुकसान यह हुआ कि विपक्ष का और खास तौर से असहमति का जो सबसे बड़ा प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, उसे इस्तीफा देना पड़ा। मैं रवीश कुमार का स्वागत करता हूं कि रवीश कुमार ने बहुत ही, नहीं तो कई लोग हैं अपनी कंपनी का मालिक कोई भी हो, अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं और अपने काम से। लेकिन ये यहाँ पर ये ऐतिहासिक घटना है कि एक संवाददाता, एक एंकर इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उसको हटाने के लिए अडानी का सहारा लेना पड़ा। और ये जिसको हम मराठी में हम द्राविड़ी प्राणायाम बोलते हैं, यानी कान को सीधे नहीं पकड़ के और उल्टा पकड़ना, ये हमारे यहाँ कहावत है कि इसको उल्टे ढंग से किया। तो जो किया है उसमें तो कारपोरेट में ये होता रहता है, वही हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारा एक जो प्रवक्ता था, असहमति का प्रवक्ता, उस प्रवक्ता को चैनल छोड़ना पड़ा और अब वो उनका यूट्यूब चैनल चलेगा। जैसे अभिसार शर्मा ने किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने के साथ हुआ, उनके साथ भी यही हुआ, वही रवीश कुमार के साथ हुआ। बहरहाल मैं इसको ज्यादा बहुत डिटेल में इसके जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अभी जैसे चर्चा हुई है कश्मीर फाइल्स की, गुजरात चुनाव की भी चर्चा हुई है, राजीव की यात्रा भी राजस्थान में चली गई है, मध्य प्रदेश उसने कल छोड़ दिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का विवाद है। खबर पालिका और चुनाव पालिका, उनको कब्जे में लेने के बाद अब नरेंद्र मोदी की निगाह न्यायपालिका पर है। और किरण रिजिजू नाम के आदमी को उन्होंने बयानबाजी के लिए इसलिए छोड़ दिया है। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो नाम भेजे थे सरकार के पास, उन नामों को स्वीकृति नहीं मिली और वो लिस्ट वापस कर दी केंद्र सरकार ने। और फिर ये विवाद और गहरा गया है। आज देश में न्यायालयों की कमी है, न्यायाधीशों की कमी है। देश में कुल मिलाकर आज सिर्फ 752 न्यायाधीश हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मिलाकर काम कर रहे हैं, जबकि 336 लोगों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी होना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शरीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शरीक है। सरकार का कहना है कि इनकी जो जांच होनी चाहिए, जिनके नाम कॉलेजियम में जो नाम प्रस्तावित किए हैं, वो 6 हफ्ते का समय होता है सरकार के पास कि उनके बारे में तहकीकात कर ले कि ये लोग न्यायाधीश बनने के, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के काबिल है या नहीं। लेकिन उसमें भी सरकार विफल रहती है। हालांकि ये 2 दिन का काम है, लेकिन सरकार तो ठीक है, 6 हफ्ते में भी सरकार ये काम कर नहीं पाती है। लेकिन असहमत होती है कई न्यायाधीशों के नाम से, कई लोग उसके नहीं होते हैं, उनको वो इसलिए उसने पूरी सूची को ही वापस कर दिया। तो ये बहुत चिंताजनक विवाद है कि देश की खबर पालिका और चुनाव पालिका के कब्जा करने के बाद में अब सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और ये खुशी की बात है कि वकील इस बारे में जागरूक है। ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है न्यायाधीशों की कमी को लेकर, वो भी बार एसोसिएशन ने लगाई। एक वकील इसके लिए सक्रिय है और इस प्रकरण को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत संजीदगी से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यायपालिका अगर सरकार के कब्जे में चली जाती है चुनाव आयोग की तरह, तो फिर इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, ये सोचने की बात है। अभी सीमा विवाद की भी चर्चा की। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद जब भाषावार प्रांतों की रचना हुई उतना ही पुराना है, क्योंकि उस समय कुछ ये दावा है महाराष्ट्र का कि जो मराठी भाषी क्षेत्र है, बेलगांव, कारवार, वो कर्नाटक को दिए गए हैं। उसके लिए अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक ने अभी एक काउंटर अटैक, यानी इस बेलगांव कारवार को तो छोड़ दिया उन्होंने,
लेकिन सांगली जिले के एक पूरी तहसील को मांग लिया। 6 गांव आते हैं उसके अंदर, ये वहां पर हमारे कन्नड़ भाषियों की बहुतायत है, इसलिए ये कर्नाटक में शरीक होना चाहिए। तो ये अंतर प्रांतीय विवाद बहुत दुर्भाग्य की बात है, और वो एक ही पार्टी के सरकारों के बीच में हो रहा है। जैसा अभी सुमन जी ने जिक्र किया कि असम और मेघालय का विवाद चल रहा है, मेघालय और त्रिपुरा का भी विवाद चल रहा है, सभी सातों के वहां पर सीमा विवाद निरंतर चलते रहता है और वो हिंसक होता है। ये सौभाग्य की बात है कि अभी कर्नाटक का ये विवाद हिंसक नहीं हुआ है और यहाँ पर सरकारों तक की बयानबाजी तक सीमित है। लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों को उन्होंने कर्नाटक में आने से रोक दिया है। यह उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। लेकिन महाराष्ट्र में भी कर्नाटक के खिलाफ ऐसे ही फीलिंग है जैसे कर्नाटक में। तो ये हमारे देश की बहुत पुरानी समस्या है कि हम प्रांत में, जाति में झगड़े करते रहते हैं। इसके लिए सीधे सीधे मैं भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ये हमारी जो जन्मगत दोष है हमारे राष्ट्र का, इस जन्मगत दोष को दूर करने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये जो समस्या है, अंतर प्रांतीय समस्या, ये हल हो सकती है। ये कांग्रेस के जमाने में भी ये विवाद होते थे। महाजन आयोग भी नियुक्त किया था बेलगांव कारोबार के लिए कांग्रेस ने, लेकिन वो महाजन आयोग की अनुशंसाएं भी कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। तो ये विवाद आपसी समझबूझ से ही हल हो सकता है। एक गुजरात के चुनाव की चर्चा है कि गुजरात में एक चरण का चुनाव पिछले हफ्ते हुआ और दूसरे चरण का चुनाव आज हुआ। इस चुनाव में जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, और खुद प्रधानमंत्री ने भी आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन करते हुए पैदल यात्रा की अपने मतदान केंद्र तक और मतदाताओं को वो प्रभावित करते रहे। तो ये बहुत गंभीर मसला है। गुजरात के चुनाव में अब जो होगा उसका फैसला तो 8 तारीख को होगा और इसके हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, उसका क्या नतीजे आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये 3-4 विवाद जो है खास तौर से चल रहे हैं। कश्मीर फाइल्स की बात भी मैं एक बार करना चाहूंगा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर ये जो ज्यूरी थे गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसके 3 ज्यूरियों का बयान आया है। वो 3 ज्यूरी जो बाकी थे उन्होंने भी सहमति नडाव के जो विचार थे उनसे, उन्होंने इस फिल्म को अश्लील करार दिया, वल्गर। वो बोले वल्गर है और प्रचारात्मक है, और ये कोई मामूली फिल्मकार नहीं है। नडाव लैपिड कांस में, बर्लिन में और कई अन्य सिने सेमिनारों में, सिने फेस्टिवल्स में लैपिड को पुरस्कार मिल चुके हैं। और लैपिड ने इजराइल के खिलाफ भी कई स्टोरीज की है और उसके खिलाफ भी, इसलिए इजराइल सरकार अगर आई है उसके बचाव में तो साफ है ये आजकल वो पूरे यूरोप में भी और हमारे एशिया में भी कट्टरपंथियों की जरा जायजा चल रही है। तो इजराइल की सरकार भी वही है जो हमारे यहाँ की सरकार है, वो भी नस्लवादी सरकार है। इजराइल में अभी फिलहाल हाल जीते हैं। तो वहां की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही किस्म की विचारधारा, वो भी नस्लवाद को लेकर चलते हैं और ये भी एक तरह का नस्लवाद इस देश के अंदर स्थापित इन्होंने भी किया है। तो इसलिए उनके बचाव में इजराइल की सरकार आई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। खुशी की बात यह है कि दुनिया भर के जो अच्छे फिल्मकार है जिनको पुरस्कार मिलता है, उन्होंने जो लैपिड है उनके टिप्पणी की प्रशंसा की है। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं, चीन की भी अंदरूनी उठापटक अभी चली रही है। लोग जेमिन को याद करने लग गए हैं जिनपिंग के पीरियड में कि जेमिन ठीक थे इनकी बजाय, और वहां भी असंतोष भड़क रहा है। जितना दमन वहां पर हो रहा है उस दमन से ऐसा लगता है कि ये झगड़ा और बढ़ेगा। ये सारी हमारे पिछले हफ्ते की घटनाएं थी। कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई, बल्कि पुरानी घटनाओं का ही ये सिलसिला है, वही आगे बढ़ा था। इसलिए मैं ज्यादा उसके अंदर विश्लेषण न करते हुए मैं अगले हफ्ते का इंतजार करूंगा जब हम लोग गुजरात के चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेंगे। 8 तारीख को गुजरात के चुनाव आएंगे, हिमाचल के भी परिणाम आएंगे, और हमको उम्मीद करना चाहिए कि कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत वहां से मिलेंगे। मैं अपनी बात यहीं